पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रोल है वो काफ़ी काबिल अफसोस है। पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने में जो बुनियादी किरदार अदा किया है वो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने अदा किया है। सबसे पहले इसका आगाज़ किया गया था जब कप्तानों की जंग पाकिस्तान में शुरू हुई। आज बाबर कप्तान है, अगले दिन शाहीन अफरीदी कप्तान है, तीसरे दिन दोबारा बाबर कप्तान है, चौथे दिन रिजवान कप्तान है, पाँचवें दिन सलमान अली आगा कप्तान है। और इसी तरीके से हमने दुनिया के बड़े बड़े नामवर कोच पाकिस्तान में लाए और उन नामवर कोचेज़ को 2 या 3 मैच से ज़्यादा हमने चलने नहीं दिया और उनको एक के बाद एक फड़काते गए। पाकिस्तान में आने पे कोई आमादा नहीं होता और गैरी कर्स्टन जैसे खिलाड़ी को हम पाकिस्तान लाए, शॉन टेट जैसे खिलाड़ी को पाकिस्तान लाए। इससे भी बड़े बड़े नाम जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बड़े मुश्किल से पाकिस्तान विज़िट करते हैं, पाकिस्तान की कोचिंग असाइनमेंट्स पे आए और हमने उनको हफ्ता 10 दिन के बाद सबको फारिग कर दिया। ये तबाही का आगाज़ था। और उसके बाद एक नॉन प्रोफेशनल सेटअप है जिसको ये पता नहीं है कि किस खिलाड़ी के अंदर कौन सी सलाहियत है और गेम प्लान क्या होता है। अगर इस ग्राउंड के अंदर 170 या 175 रन चाहिए थे तो आपको हर बॉल के ऊपर बल्ला घुमाकर उसको 250 रन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि आप 170 पे भी नहीं पहुँचे और टीम आपकी 125 रन पे ढेर हो गई। जो आपका ओपनिंग बैट्समैन है वो आपका टॉप विकेट टेकर है, 3 खिलाड़ी उसने आउट किए हैं। और जो आपका टेल एंडर है शाहीन अफरीदी वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोरर है। तो उससे आपकी टीम सिलेक्शन और परफॉर्मेंस का असर उसका नज़र आता है। अगर बुमराह नए बॉल को सीम कर सकता है तो शाहीन अफरीदी का बॉल क्यों नहीं सीम हो रहा, ये एक सवाल है। अगर उनके तमाम बैट्समैन जो वो क्रीज़ के ऊपर आए और खेले उन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर्स को मारा चौके और छक्के, तो हमारे स्पिनर्स ने 63 डॉट बॉल्स 10.5 ओवर्स कैसे खेले। तो उससे या तो खिलाड़ियों की एबिलिटी ख़त्म हो गई है या फिर आपकी जो कोचिंग और टीम प्लानिंग है उसका फुकदान है। और मैं इस पे क्रिकेट बोर्ड को मुर्दे इल्ज़ाम ज़्यादा ठहराता हूँ। आपको क्रिकेट टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो आधा तीतर आधा बटेर बना के लेके जाए ना, ये स्पेशलिस्ट की गेम है। एक ओपनिंग बैट्समैन है तो स्पेशलिस्ट ओपनिंग बैट्समैन है, एक वन डाउन पोजीशन है तो स्पेशलिस्ट पोजीशन है, नंबर 2 वाला स्पेशलिस्ट है। आपने इतने ऑलराउंडर्स डाले हुए हैं, वो कच्चे पक्के खिलाड़ी हैं, वो कभी 2 चौके मार देते हैं, कभी 2 विकेट ले लेते हैं, लेकिन दे आर नॉट स्पेशलिस्ट। जिसके अंदर मोहम्मद नवाज़ है, उसके अंदर आपका फ़हीम अशरफ है, देयर आर सो मैनी अदर नेम्स इन द टीम। और आपका हारिस रऊफ बाहर बैठा हुआ था, हसन जिसको आप लेके गए वो बाहर बैठा हुआ था। तो आपका बहुत प्रॉब्लमेटिक किस्म का इस वक्त टीम का कॉम्बिनेशन है। बोर्ड इन हाउस अपनी सलाहियत जो है ना वो ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली उसके ऊपर गौर करे, नहीं तो क्रिकेट मज़ीद तबाह होगी। पिछले 2 सालों में जिस तरीके से हम हार रहे हैं, बांग्लादेश से हम टेस्ट मैच हार गए, वर्ल्ड कप खेलने गए तो अमेरिका जैसी टीम से हम मैच हार गए। आज हमने इंडिया के साथ बाकायदा वो जो सरेंडर करने वाली पोजीशन थी ना इंडिया के खिलाफ, वो हमने इख्तियार की है। तो ये क्या काबिल कबूल है? बोर्ड इसके ऊपर गौर करे और अपना खुद से अपना एक्ट ठीक करे। एक खिलाड़ी पे मुद्दा डाल दें आपके, ये ज़िम्मेदार था, इसने परफॉर्म नहीं किया। आपसे पहले ये पूछा जा सकता है कि सलमान अली आगा क्या T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी था जिसको आपने T20 का कप्तान बनाया? किस बुनियाद के ऊपर आपने उसको कप्तान बनाया? तो ये बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ जब तक अकाउंटेबिलिटी क्रिकेट बोर्ड की नहीं होगी पाकिस्तान में कभी क्रिकेट ठीक नहीं होगी। 2 खिलाड़ियों को निकाल दो, नया कप्तान लगा दो, नया कोच लगा दो, उससे इनकी बचत हो जाती है कि बहस का रुख दूसरी तरफ मुड़ जाता है। तो आज का मेन प्रोग्राम हम आएंगे इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस के हवाले से और इस्लामिक सरबराह कॉन्फ्रेंस का भी जो किरदार है, जिस तरह हमने क्रिकेट बोर्ड के किरदार के ऊपर बात की है, उसको भी अपने किरदार के ऊपर गौर करना चाहिए। इस्लामिक मुल्कों के ऊपर एक के बाद एक हमले हो रहे हों और तबाही से दुचार हों, लीबिया तबाह हो गया, शाम, यमन, गज़ा में 50,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया और वो कोई बोलने पे उफ़ करने पे भी कोई तैयार नहीं है। तो अब अगर कतर के हमले के बाद इकट्ठे होकर बैठे हैं तो खुदा के लिए कुछ ऐसा तरीक़ाकार अपनाइए कि अपनी सरहदों का, अपने लोगों का हिफाजत कर सकें। जो आपका फ़र्ज़ है, ये बादशाहतें वैसे बरकरार नहीं रह सकेंगी। वो जिस दिन बटन दबाएंगे वो एक नया इंकलाब आएगा, कोई अरब स्प्रिंग आएगी और वो सारी मलिया मेट हो जाएगी रियासत। जिस तरह सीरिया में तबाही या लीबिया में हमने तबाही होती देखी, यमन में होती देखी, क्या उसकी रेपिटेशन और चाहते हैं हम? क्या अरब स्प्रिंग और अभी मुल्कों में आनी बाकी है या उससे पहले आप लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार कर सकते हैं कि अपनी अपनी सरहदों का, अपने लोगों का दिफा कर सकें? आज के प्रोग्राम में हमारे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर, और बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इसके अलावा एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ हैं। एयर कमोडोर साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ।
इसहाक डार साहब ने एक इंटरव्यू दिया है, कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स का डार साहब तज़किरा कर रहे हैं। और मैं आपसे डॉक्टर तारिक साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा। हमने इस प्रोग्राम में बहुत दफ़ा डिस्कस किया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना के ताउन से और टर्की को साथ मिला के मुश्तरका एक किसी सिक्योरिटी मैकेनिज़्म के ऊपर काम करें, अदरवाइज़ ये जो एक के बाद एक के ऊपर इसराइल हमलावर हो रहा है, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। तो आज डार साहब वो बयान दे रहे हैं कि अमली तौर पर इस पर कुछ काम होगा या सिर्फ एक छोटा सा बयान है, उसके बाद ये कहीं किसी खूह खाते में चले जाए। मलिक साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि अमली तौर पे कोई भी काम करने से पहले ज़ाहिर है सबसे पहले एक स्टेटमेंट और एक अपनी जो सोच या अपनी फ़िक्र होती है उसका इजहार किया जाता है, जो डार साहब ने किया है। और ये सोच अगर ये फ़िक्र पाई जाती है, ये कंसर्न अगर पाया जाता है, तो अमली इकदाम ज़ाहिर है फिर उसको फॉलो करते हैं। और मेरा ख्याल हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जो अमली इकदाम की हम बात कर रहे हैं कि उन्हें लिए बगैर अब आगे बढ़ना। सर लेकिन जिस आप मुस्लिम उम्मा के साथ मिलकर अमली इक़दाम का तज़किरा कर रहे हैं, वो मुस्लिम उम्मा फ़िलहाल कबूतर की तरह ना वो आंखें बंद करके सिर्फ ये सोचती है कि उसकी तरफ बिल्ली नहीं देख रही, बाकियों की तरफ देख रही है। तो ये इस तरीके से काम ही आगे चल रहा है। सब एक मिसाल दी जाती है कि अगर मोहल्ले में किसी एक घर में या किसी एक गली में आग लगी हो, तो आप ये समझें कि मेरा घर बच जाएगा, जो कि उसी मोहल्ले में वाक़ है, तो वो नहीं बचता। वो आहिस्ता आहिस्ता आग जो है ना सफ़र करती करती अपने घर तक भी पहुंच जाती है। इसी फ़िक्र के साथ ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये हो रही है, और इसी फ़िक्र के साथ जो है सारे लोग जो है सरबराहान वो यहाँ पे बैठे हैं। देखें, OIC UN के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी फ़ोरम है। डिसफंक्शनल फ़ोरम कही है, मतलब खैर मेरे लिए ज़रा मुश्किल है, लेकिन बहरहाल आपका एक राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। नौरानी साहब कहा करते थे ना OIC, तो ये वो वाली OIC है। 57 देखें ना, मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर हैं। अब इसके 3 जो सबसे बड़े रोल हैं, सबसे पहला क्या है जी, वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड, ठीक है जी। दूसरा है डिफेंस ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, और तीसरा है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक और सारे। तो 2 जो चीज़ें हैं, वॉइस और उसके बाद डिफेंस, ये ऐसे रोल हैं कि क्या ये फोरम अदा कर रहा है। और अगर फोरम है ना, कोई खुदा न खास्ता ऐसा तो नहीं है कि इसके कोई तनकीद करके कोई गुनाह होता है। इस फोरम ने जो काम मुस्लिम वर्ल्ड के लिए करना था, अभी तक वो उस अंदाज से या उस मैग्नीट्यूड से या उस क्वांटिटी से नहीं हो सका। ये बात तो बिल्कुल एक वाज़ेह है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुस्लिम उम्मा, और आपने जिन जिन ममालिक का जिक्र किया मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, वो लीबिया, शाम, इराक़, सारे लेबनान, अफ़गानिस्तान भी, अब ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये इससे पहले नहीं हुई। इससे पहले ये ममालिक जो हैं ये बड़े ही एक अच्छे अंदाज से और बड़ी तरक्की याफ्ता ममालिक के करीब करीब चलते रहे हैं। 35 सालों से ये ममालिक तबाही से दुचार हैं, 35 सालों से। नहीं, लेकिन मलिक साहब उसके बावजूद ऐसे आप लीबिया देखें, अब लीबिया को, शाम को जिस तरह गिराया गया, लीबिया से पहले बड़ा खुशहाल मुल्क था। कर्नल गद्दाफी के साथ, उस रजीम के साथ आपको 100 इख्तलाफात हो, लेकिन उनकी आवाम तो खुशहाल थी। शाम में सप्रेशन थी, लेकिन ये हालात नहीं थे जो भी हैं। मैं ये आर्गूमेंट बिल्ड कर रहा हूँ कि अब बात उससे आगे चली गई है कि बराह रास्त आप इस्लामी ममालिक पे हमले कर रहे हैं। मैं इसराइल की बात कर रहा हूँ कि नॉन प्रोवोकल अटैक्स हैं कि जिनकी कोई वजह नहीं है, और आप अपने मिसाइल्स के ज़रिए और आप अपने ड्रोन्स के ज़रिए मुसलमान ममालिक पे हमलावर हो रहे हैं। ये बहुत आगे की बात है, और अगर इसको आज यहाँ पे ना रोका गया और बाकी मुसलमान ममालिक ये समझें कि हम सब जो है वो महफूज हैं, भारी तो सब की आनी है अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो। उमैर साहब, अभी ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ तो सबसे पहला ख़दशा मुझे उस वक्त पैदा हुआ था कि ये अगली दफ़ा ये इंडिया और इसराइल मिल के पाकिस्तान की तरफ आएंगे। उसके बाद अब उन्होंने कतर पे हमला कर दिया। वही कतर जो उनकी पीस टॉक्स होस्ट कर रहा था, उसी कतर के ऊपर जाके उन्होंने हमला कर दिया। अभी आप प्रोग्राम में शुरू होने से पहले अब्राहम अकॉर्ड्स का जिक्र कर रहे थे, तो ये ममालिक तो आगे थे, UAE और बाकी लोग जो सारे इन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने वाले थे, और आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं। इसका मतलब है कि एक के बाद एक को वो गिराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। किसी के साथ अब्राहम अकॉर्ड किया या नहीं किया वो डजेंट मैटर एट ऑल, वो ग्रेटर इसराइल का जो डिज़ाइन है उसको वो लेकर आगे चलते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह जी, एक्सपेंशनिस्ट का जो उनका एजेंडा है वो तो अब क्लियर कट दुनिया के सामने है। चाहे दुनिया उससे आंखें छुपाए, उन्होंने सिर्फ कतर पे नहीं हमला किया, उसके बाद भी उन्होंने अपने हमले इर्द गिर्द नेबर्स पे जारी रखे हैं। और जो इब्राहिम अकॉर्ड्स का एक लारा दिया गया, एक मुस्लिम दुनिया को लॉलीपॉप दिया गया कि आप रिकग्नाइज़ करें और सिक्योरिटी अमेरिका पे छोड़ दें, तो वो भी आजमा के देख लिया कि कतर जो कि $15 बिलियन एनुअली इन्वेस्ट करता है अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी पे, तो उसका उसे रिज़ल्ट क्या मिला।
बात जिससे हमें एक सबक मिलता है कि कभी भी किसी मुल्क की सिक्योरिटी आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, चाहे जितना भी बड़ा एलाय हो, वो वक्त में उसने अपना एजेंडा, अपना मफाद देखना है। अगर मुस्लिम दुनिया है वो करीब है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने इंटरेस्ट को जांच सकती है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मामलात को अलाइन कर सकती है। और मैं समझता हूँ ये एक किस्म की रेकनिंग है कि सऊदी अरेबिया भी इस पर सोचेगा। जो बेसिकली हमें लग रहा था कि तलवार हमारी तरफ भी आ रही है, कि सऊदी अरेबिया को भी पुश किया जा रहा है, लग नहीं था, एक्चुअली में आ रही थी सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया। तो वो खुदा न खासा हम उस तरफ चले जाते। और साथ ही साथ जो आपने इसराइली फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दे आर फाइटिंग कॉमन एनिमी। तो वो कॉमन एनिमी क्या है, आप मतलब इस्लाम के दायरे से देख लें या पाकिस्तान की लेंस से देख लें, मतलब पाकिस्तान तो उनकी हदफ पे है ही है। तो अगर इस तरह के मामलात हैं तो हमें समझते हैं कि OIC से हट के भी हमें प्रोएक्टिवली जो दुनिया के बड़े ममालिक, इस्लामिक ममालिक हैं, उनको इस पर रीच आउट करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो देखें, अपनी हमारी बारी आते देर नहीं लगेगी।